ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे हमने शुरू कर दिया है। वो पॉइंट। देखो इसमें क्या है आपके पास, इसमें है जैसे, अब क्वेश्चन क्या आएगा इसके पास, क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो Ce4+ होता है, Ce सेरिलियम होता है +4, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्यों, वाई। ठीक है, अब होता क्या, देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपका 4F सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज होती है, ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, इसका कॉमन है। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +3। तो अब जो सीरियम होता है ये +4 से +3 में आना चाहिए जल्दी से, हर एक चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो ये +4 से और +3 में आना चाहती है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। देखो C4+ है और ये आ जाएगा C+3 में, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन। ये लूज करेगा। नहीं, लूज करने से तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, गेन अच्छा करेगी, हाँ, तो गेन करने से देखो प्लस इंटू माइनस है ना, 4+-1 तो +3 हो जाएगा। लूज ठीक करने है, से वो +5 हो जाता। हाँ लूज करने से +5 हो जाता, तो ये गेन करेगी, और गेन कौन करता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो जो Cu4+ होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू Ce+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो क्या करेगी, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद का क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ, इसके खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा इटसेल्फ, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी किसकी तरह काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, इसे लिख लो। लिख लिया। यस सर। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास, ये तो हो गया आपके पास। अब ऐसे ही अगर वो क्वेश्चन कहता है आपको कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, कि जो Eu2+ होता है और Yb2+ होता है, ये एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट, वाई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन करते हैं।
आंसर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्योंकि देखो EU2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? EU3+ में, क्योंकि 3+ की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हाँ क्या करेगा? लूज करेगा। ऐसी YB जो 2+ होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा? YB3+। क्यों? क्योंकि 3+ इज मोर स्टेबल। 3+ क्या होता है यहाँ पे? मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल। तो जब मोर स्टेबल होगा तो वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? EU2+ एंड YB2+ lose electron to get more stable +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ज्यादा स्टेबल, हर एक चाहता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो, तो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करते हैं। ठीक है, तो जब ये ज्यादा स्टेबल को करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, तो एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, तो ये रीजन है इसका। तो हर एक को क्या करना है? 3+ में आना, क्योंकि 3+ इसकी ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसीलिए वो चेंज हो जाएगा सिचुएशन। तो कहीं पे लूज करना पड़ रहा है, कहीं पे गेन करना पड़ रहा है। ये सबके लिए यही होगा? नहीं, कुछ के लिए होता है ये। वैसे +3 तो अच्छा। सबके लिए होता है, टॉप टू बॉटम। हाँ, नहीं वो रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा ना। जैसे 2+ हाँ है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके 3+ में आना चाहेगा, तो इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इन जनरल हर एक के लिए पर्टिकुलर होता है ना। जैसे एक एलिमेंट है तो जरूरी नहीं कि सबके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है। कोई कहीं पे किसी को रिड्यूस करेगा, किसी को नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है किसके? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे। तो ये हम कहते हैं थ्योरेटिकल बेस पे। तो जो इसका मेन है वो कौन बताता है हमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। यस तो सर। उसमें वैल्यूज दी होती है ना, तो उसमें हम सीरीज बनाते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट का, टॉप टू बॉटम बनती है। हाँ उसमें डिसाइड होता है कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कर देगा, जो कम नहीं होगा वो नहीं और कर जो कम पाएगा। नहीं हाँ, वो तो वो नहीं करो। डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। लिख लिया? अब इसमें देखो, जनरली ये +3 के अलावा और क्या कर सकती है? ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है। ठीक है, किसके अलावा? 3 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ये शो करते हैं। ठीक है, अभी देखा होगा हमने +3 और +2 और +4 भी होता है। तो इसमें से एक आता है आपके पास PR, ND, TB एंड DY। ये भी क्या कर सकते हैं? ऑल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये किसके साथ करते हैं? केवल ऑक्साइड के साथ करते हैं बस। ओनली इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड का मतलब MO2 के साथ बस, बाकी के साथ नहीं करते। और लास्ट इसमें द बिहेवियर ऑफ ये है समैरियम इज वेरी मच लाइक is very much like European European exhibiting both यानी +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कर सकता है +2, और इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसके ऑक्सीडेशन वो होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है
63, 62, 62 होती है और यूरोपियम होता है 63 पे। इन दोनों की जो बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टी होती है, लगभग सेम होती है, चाहे वो +2 में हो जाए चाहे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे हो गया क्वेश्चन आंसर। इसमें +3 वाला नहीं करता, मतलब +3 का कोई रोल नहीं है, इसमें ये +2 +4 है। नहीं, वो कह रहा है कि जो +2 और +4 भी करते हैं, ऑल्सो शो, ऑल्सो। +3 तो है ही सबका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब शो करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से कर सकते हैं वो +2 एंड +4, जैसे हमने देखा, जैसे ये इससे पहले देखा हमने, कोई +2 कर रहा था, कोई +4 कर रहा था। ठीक है, और ये भी +4 हाँ, कर रहे हैं। तो वो कह रहा है +4 और +2 भी करते हैं, +3 तो सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन +2 एंड +4 भी करते हैं उसके अलावा। ये सर। ठीक है, तो आपका ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का फिनिश। हाँ, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, वो आता है आपके पास, नेक्स्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कंपाउंड। बस उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और इसके बाद हम इसको याद करके आपको बताना पड़ेगा मुझे। अब की बार क्या है, आप पहले उसको याद करके फिर मुझे बताओगे अब की बार, क्योंकि जो, हाँ, एक एक करके देख चलते रहते उसको। हाँ, है ना, तो जो चैप्टर वाइज आएगा, फिर दोबारा जब हम स्टार्ट करेंगे उसको, तो दोबारा से क्या होगा कि जो चैप्टर होगा उसको दोबारा आपको पहले पढ़ के बताना पड़ेगा, फिर टेस्ट लेंगे उसका, फिर क्वेश्चन वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसमें। हाँ, ये बढ़िया है, तो अभी इससे ये, रिवाइज भी हो जाएगा एकदम हाँ, से दोबारा चैप्टर, हाँ, और पता भी चलेगा कितना आ गया, कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये हो गया यहाँ तक, इसमें ये लिख लिया ना आपने। हाँ, अब हम स्टार्ट कर देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। इसका नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। पहले आपको एक नजर में आ जाएगा कितना चैप्टर है, कितना सिलेबस इसमें चल रहा है। ये वैसे कोऑर्डिनेशन, हमारे स्कूल में भी करा रहे थे अभी, मतलब कल ही खत्म कराया, अच्छा, और कल टेस्ट है इसका, कल है मतलब इसका। कल नहीं, परसों 4 तारीख को स्कूल में। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है ये, which deals with the study of, which deals with the study of, with the study of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी को करवाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में या केमिस्ट्री में क्या होता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी कराएगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला इसका डिफाइन हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसे लिख लो। एक सेकंड।
रिटर्न। एक सेकंड। लिखिए सर। अब देखो, अब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा कि द कंपाउंड इन विच, इसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन को क्या भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, जो हमने उसमें पढ़ा था डी ब्लॉक में, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है द कंपाउंड इन विच, द कंपाउंड इन विच, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हो जाएगा कि द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, directly attached with number of ions or neutral molecule, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये कंबाइंड होता है, तो इसीलिए इसे कह दिया उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसे हम आगे कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको किससे दिखाएंगे, ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल, है। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो क्या नाम है? ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल। उन्हें सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। हाँ सेंट्रल, तभी तो हम सेंट्रल बोलते हैं उनको, क्योंकि जो आपने पढ़ा ना ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कोबाल्ट और ये लिख दिया NH3 का होल 6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl3, तो ये जो आपका ये है आपका कोबाल्ट, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो कोबाल्ट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। तो तभी तो हमने उसमें डी ब्लॉक में पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन मेटल होता है जनरली। तो ये क्या होगा, अटैच होगा इसके साथ, लिगेंड के साथ, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके बीच में जनरली कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इसीलिए इस कंपाउंड को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस सर। लिख लिया। हाँ, और ये इसके बाहर क्या लिखा है? कहाँ पे, ये Cl3, Cl3, Cl3। लिखिए। अब इसमें आता है कॉम्प्लेक्स आयन, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, द आयन, आयन का मतलब चार्ज होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आयन, बाकी की पूरी डिफाइन सेम है। इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, directly attached with number of ions या molecule, number of ions और neutral molecule through coordinate bond। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें आयंस है, तो आयंस में आपको क्या रखना है, जैसे मैंने कहा ये कॉपर कोबाल्ट ले लिया, NH3 ले लिया होल 6 और यहाँ पे मैंने दिखा दिया 3+ चार्ज, तो ये आयंस हो गया। आयंस का मतलब इसमें चार्ज होगा। या मैंने कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया कॉपर वाला CuNH3 का होल 4
और ऊपर कर दिया +2 चार्ज, तो इसमें चार्ज हो गया। ठीक है, अगर मैं माइनस वाला ले रहा हूँ कोई, तो माइनस वाला के लिए हमें आगे से दिखाना पड़ेगा कुछ, जैसे हम ले लेंगे Fe, और ये ले लिया मैंने H2O, अच्छा सॉरी Cn वाला लेते, Fe यहाँ पे Cn का 6। ठीक है, तो इसमें माइनस आ जाएगा -3, तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, तो जीरो चार्ज, तो यहाँ पे कोबाल्ट का +3 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ये जीरो होता है, तो यहाँ पे इसका +2 हो जाएगा। यहाँ पे Cn होता है माइनस का, तो इसलिए ये हो जाएगा +3 का। तो ये +3 और -6। ठीक है, इसमें इसका कितना है देखो, Cn होता है -1 और 6 है तो -6 हो गया, और ये +3, तो इन दोनों का सम क्या आएगा -3। तो ये माइनस या प्लस में हो सकता है, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। आयन का मतलब जिसमें चार्ज होगा, इस ब्रैकेट के बाहर, तो इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। जो इस पूरे एटम के बाहर होगा। हाँ, जो चार्ज होगा। और वो किसकी वजह से आएगा पूरे एटम में? वो आएगा, इसको पहले एक बार लिख लो, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ करके आपको। हाँ वो मैं लिख रहा था ना, इसलिए मैं ढंग से सुन नहीं पाया। हाँ, इसमें क्या है कि जब आपने इसको, मैं शो करके दिखाऊंगा ना आपको कितना चार्ज किसमें आएगा। चलो ठीक है। हाँ, इसे लिखो पहले। लिख लिया। अब देखो चार्ज कैसे आएगा, तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे NH3 होता है, NH3 हो गया या H2O हो गया, ये न्यूट्रल होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। ठीक है, और Cn हो गया या SO4 हो गया या Cl हो गया, इसमें कौन सा चार्ज होगा, इसमें Cl में होता है -1 चार्ज, SO4 में -2 चार्ज, और इस Cn में भी -1 चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। अब मैंने सपोज करो Fe के साथ बना दिया, Fe लिखा मैंने और यहाँ पे लिख दिया H2O का 6। ठीक है, अब देखो Fe में कौन सा चार्ज हो सकता है, Fe में कौन कौन से चार्ज होते हैं। +3 या 2, हाँ, 2 या 2 3। या 3। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 2 वाला चार्ज या 3 वाला कुछ भी है, तो यहाँ पे 2 चार्ज है, तो क्या होगा देखो, ये तो +2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया। तो ओवरऑल कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा अब, अगर मैं इसे ओवरऑल बनाऊंगा तो कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, +2 +2। नहीं होगा, क्योंकि ये जितना हाँ है +2। उतना इसका हो जाएगा, तो इसीलिए ये चार्ज डेवलप हो जाता है इसमें चार्ज, तो आप लिखोगे +2। अगर यहाँ पे Fe में +3 होगा तो यहाँ +3 हो जाएगा। अगर सपोज आपने Fe कितने का लिया है, +3 वाला लिया है, तो क्या होगा H2O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। आगे समझ में अब ये चार्ज कैसे डेवलप हुआ इसमें। यस सर। हाँ, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जैसे मैंने माइनस का दिखा रहा, तो मैंने लिखा Fe, यहाँ पे लिखूंगा Cn का 6। अब बताओ, और मेरे को पता है कि जो Fe है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो ओवरऑल कितना चार्ज आ जाएगा, तो देखो इस Fe का कितना हो गया, +3 +6 है, और Cn का कितना होता है, अभी लिखा था Cn का -1, है ना, तो हो जाएगा हेलो +3 -6। सर। हाँ, ये +3 और ये -6 हो जाएगा। आपकी आवाज कट गई थी बीच में। हाँ हाँ हाँ, +3, ये Fe का +3 होगा और इसका हाँ इसका 6 होगा। 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है और एक का कितना होता है, -1 होता है, हाँ तो क्या हो जाएगा Cn का -6। -1 होगा। तो ओवरऑल कितना चार्ज आ गया, -3, -3। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। ऐसे निकालते हैं इस चार्ज को। अब आए समझ में ऊपर कैसे निकालना है।
ये सर आ गया। जैसे मैंने कहा कॉपर का होता है +2, ठीक है, और SO4 का होता है -2। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे CuSO4 का होल 3 लिख दिया। अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? इसके ऊपर ये Cu का +2 है और SO4 का है 3, तो SO4 का ही आ जाएगा, क्या नाम है, 2 3 6 -4 आ जाएगा ओवरऑल हाँ चार्ज। हाँ, तो ओवरऑल कितना आएगा? -4। ऐसे तो निकालना आपको। अब समझ में आया? तो ये चार्ज होता है। चार्ज का मतलब ये इसके सर। ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, प्लस या माइनस का। जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हाँ समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन ये- आयन में, कॉम्प्लेक्स आयन में। ये सर। हाँ, अब देखो एक थ्योरी आई थी इसमें, वार्नर थ्योरी। पहले आपको उसको बता देता हूँ, वार्नर थ्योरी को। इसमें लिखो वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको परसों के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आज और कल में हम इसको फिनिश कर देते हैं पूरा, है ना? तो आप टेस्ट दे के आओगे, तो जितना आप टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा। वार्नर थ्योरी ऑफ ये कोऑर्डिनेशन क्या नाम है, 4 है। 4 से खुल रहा है ना स्कूल, 4 को मैम टेस्ट लेंगी। अच्छा। तो वैसे मैं तो सोच रहा था 4 को ना ही जाऊं, लेकिन अब वाई वाई है ना, हाँ इसलिए वाई वाई मेरा 8th को है, 6 हाँ को संडे है, हाँ तो 5th को जाऊंगा, एक ही दिन में प्रिपरेशन क्या होगी, तो मैंने कहा हाँ, 4th को भी चला जाऊंगा। नहीं चले जाओ 4 को, उसमें वो मत करो। और जब टेस्ट दोगे आप तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आप गलतियां करोगे तो इम्प्रूवमेंट होती है उसमें फिर। तो इसमें नहीं लिखो। टेस्ट की वजह से नहीं, वो टाइम बहुत लगता है ना स्कूल में। हाँ हाँ, आने जाने में टाइम लग जाता है खैर। तो इसमें लिखो वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब वार्नर थ्योरी क्या कहती है? देखो वार्नर थ्योरी कहती है, पहला पॉइंट तो कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, अब देखो ये पूरी चीज सेंट्रल मेटल के लिए बोलती है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें दो तरीके की वैलेंसी होती है, कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी। ठीक है, इसमें दो तरह की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो दूसरी वाली होती है उसे कहते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। तो हर एक जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो, उसमें दो तरीके की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो यस सर। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास कितनी टाइप की वैलेंसी होती है? टू टाइप की वैलेंसी। एक है प्राइमरी और हाँ एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इन दोनों को ही डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी किसे बोलेंगे और सेकेंडरी किसे बोलेंगे। तो इसे लिख लो पहले, फिर इसको हटा के मैं प्राइमरी सेकेंडरी को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ इसी पे बोला हुआ है। सर लिख लिया मैंने। लिख लिया ना दोनों? अब वो कहता हाँ है कि जो प्राइमरी होता है, देखो अब इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। अब हमें अब इसी पे डिस्कस करना है हमने सब कुछ, जो प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी है। जो इसमें प्राइमरी, ये लाइगेंड्स होते हैं, ये हाँ सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच्ड होते हैं, जैसे CN वगैरह, वही होते हैं लाइगेंड्स। हाँ हाँ हाँ, उसी को जो सेंट्रल मेटल इसमें वो एटम होता है। कॉम्प्लेक्स आयन, हाँ तो कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनिक स्फीयर वगैरह भी दे रखा है। हाँ हाँ, वो इसके बाद आएगा। जब आप ये पढ़ लोगे ना, अच्छा। इसके बाद आएंगे यस सर। इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में आएंगे सारे पॉइंट। और डबल सॉल्ट वगैरह भी हैं ये सब। हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है? हाँ मोहर सॉल्ट। हाँ, वो डबल सॉल्ट होता है। तो देखो अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसको डिनोट करता है, वो क्या चीज होता है, किसके बारे में बताता है वो?
तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जनरली ये इसे कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। कौन? प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या भी बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसे लिख लो आप सेकंड पॉइंट कि प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद है आपके पास थर्ड पॉइंट। अब इसमें से कौन है जो आयोनाइजेबल होगा? देखो ऐसा जैसे मैंने कंपाउंड लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे Fe और यहाँ पे लिख दिया मैंने HNS3 लिख दिया, चलो इसका 6 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया Cl-, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया +3, तो ये हो गया इसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके साथ कनेक्ट होती है? इसके साथ। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि Fe किसके साथ कितने के साथ जुड़ा हुआ है, तो 6 के साथ अटैच है, तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आया समझ में? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6 और प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा इसकी 3, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है और दूसरा है इसमें ये। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो आयोनाइजेबल हो जाएगा, कौन सा नहीं होता? कौन सा आयंस में टूट जाएगा, कौन सा नहीं टूटेगा? प्राइमरी वाला या सेकेंडरी वाला? प्राइमरी वाला टूट जाएगा। हाँ, तो प्राइमरी वाला होता है आयोनाइजेबल और सेकेंडरी वाला होता है नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट यही है, देखो ये प्राइमरी वैलेंसी और ये है सेकेंडरी वैलेंसी। तो कहता है प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन इनटू आयंस, आयंस में टूट जाएगा। और जो व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, ये टूटेगा नहीं, आयंस में नहीं टूटेगा। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। सर एक बार सेकंड पॉइंट फिर से बता दो, वो मैंने लिखा नहीं था। सेकेंड पॉइंट ये है कि हाँ। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इज आल्सो कॉल्ड, प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसी उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन। हाँ, अब कोऑर्डिनेशन नंबर में फर्क है, जैसे अभी मैंने कहा आपको, ये लिख दिया मैंने FeNS3 का होल 6 और यहाँ पे लिख दिया Cl3, ठीक है। तो जब आप इसका चार्ज निकालोगे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है तो 0 हो जाएगा, इसको x करेंगे, ठीक है, ये 0 हो गया और यहाँ पे Cl का -1 चार्ज होता है, तो इसमें इसका चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। x - 3 = 0, यानी x +3। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने लिगेंड्स उसमें अटैच हो रहे हैं, तो 6 लिगेंड्स इसमें अटैच हो रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी का नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये आपको दोनों चीज ये देखनी है। तो ये सेकंड पॉइंट ये हो गया कि प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड पॉइंट है कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, क्योंकि ये आयंस में टूट जाएगा, जैसे आप पानी में डालोगे ये आयंस में टूट जाएगा, अलग अलग ये आयंस में टूट जाएगा। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ये नहीं टूटेगा, ये वाटर में डालने पर आयोनाइज नहीं होगा, तो इसे कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल।
ठीक है, तो एक होगा आयोनाइजेबल और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजेबल। हाँ, ठीक। इसमें सिर्फ NH3 है जो हाँ ये कोऑर्डिनेशन नंबर हाँ, ये सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन का। है। हाँ, और ये Cl वाला प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू अटैच होगा, तो ये आयनाइजेबल मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये जल्दी टूट के अलग हो जाता है। यही तो डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट में क्या होता है, जैसे आप पानी में डालोगे सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डालेंगे तो सारे आयंस अलग अलग नहीं होते। ये क्या होगा, ये कनेक्ट होता है इससे, ये टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसके बीच में, तो इसीलिए ये ब्रेक डाउन नहीं होता। ये तो डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन में। ठीक है, मोर सॉल्ट है डबल सॉल्ट, तो उसको डालोगे तो उसके सारे आयंस अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इसमें आयंस अलग अलग नहीं होते। यानी ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और वो लूज कर देता है डबल सॉल्ट। लिख लिया यहाँ तक 3 पॉइंट? हाँ जी, 3 पॉइंट। हो गया ना। अब नेक्स्ट लिखो 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में क्या होता है, फोर्थ है आपका सेटिस्फाइड बाई। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड होगी? प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय, देखो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो किससे होगी? या तो नेगेटिव से हो सकती है, या प्लस से हो सकती है, या न्यूट्रल से हो सकती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो किससे सेटिस्फाई होगी? प्राइमरी वैलेंसी। न्यूट्रल वेल। नहीं, प्राइमरी होती है केवल और केवल नेगेटिव आयन से, अच्छा। क्योंकि इसमें प्लस चार्ज होगा ना। जैसे प्लस चार्ज है तो प्लस हाँ, वाला किससे सेटिस्फाई होगा? माइनस से केवल। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ओनली। इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओनली। ठीक है, क्योंकि प्लस को माइनस ही क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है बस। तो पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल का, तो जो मेटल होता है उसकी प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर सकती है? केवल नेगेटिव आयंस। अब दूसरा आता है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी। वाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी उससे कौन सेटिस्फाई करेगा? पॉजिटिव आयंस। हाँ, पॉजिटिव आयंस। नहीं, इसमें होगा या तो न्यूट्रल। नेगेटिव या न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन से पूरा लिख देते हैं, नेगेटिव आयन या न्यूट्रल, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी NH3 H2O तो न्यूट्रल होते हैं, तो या तो न्यूट्रल हो जाए और या फिर नेगेटिव हो जाए। ठीक है, या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या नेगेटिव मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे नेगेटिव न्यूट्रल में कौन हो गए? NH3 हो गया, H2 हो गया, तो ये न्यूट्रल में आ गए। ठीक है, और नेगेटिव में कौन होगा? जैसे Cn- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ गए, तो ये नेगेटिव भी लाइगेंड्स हैं, ये भी लाइगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल या नेगेटिव दोनों होंगे और दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी से। तो इसमें दोनों हो सकते हैं जबकि उसमें एक ही होता है। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद आता है, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब होता है जो ज्योमेट्री या शेप डिसाइड करता है, और एक होता है नॉन डायरेक्शनल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें से कौन सी वैलेंसी ऐसी है जो डायरेक्शनल होगी, यानी कि जो शेप या ज्योमेट्री को डिसाइड करेगी? प्राइमरी या सेकेंडरी? क्या? इनमें से कौन सी ऐसी वैलेंसी है जो डायरेक्शनल होगी, कौन सी नॉन डायरेक्शनल होगी? देखो, एक होती है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब जिसका फिक्स डायरेक्शन होता है, यानी जो डायरेक्शनल होगा वो हाँ, किसको, जैसे हाँ, उसकी ज्योमेट्री या उसके शेप को डिटरमाइन करेगा। तो इनमें से कौन है जो शेप या ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है? और एक होता है नॉन डायरेक्शनल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसका ज्योमेट्री से कोई फर्क नहीं है। तो इनमें से प्राइमरी कौन, करेगी क्योंकि तो कौन सी इसमें डायरेक्शनल होगी, कौन सी नॉन डायरेक्शनल होगी? प्राइमरी डायरेक्शनल शायद नहीं होगी और सेकेंडरी डायरेक्शनल होगी। हाँ, तो इसमें लिखो नेक्स्ट की प्राइमरी valencies are non directional नॉन डायरेक्शनल, while secondary valencies are directional. क्योंकि इसमें सिंगल एटम ही होगा होगा ना, जबकि सेकेंडरी में तो बहुत सारे आएंगे तो वो पूरा शेप बनाएंगे। हाँ, ये सब लिख लिया। लिख लिया। अब देखो क्या होता है, अब जो डायरेक्शनल होता है वो क्या डिसाइड करेगा, ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हाँ हो जाएगा, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डिटरमाइन करेगी, डिटरमाइन द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री या शेप ऑफ द, ज्योमेट्री या शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी ज्योमेट्री या शेप को कौन डिटरमाइन करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो इसमें अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसमें दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं, एक होता है sp3 और एक होता है dsp2। sp3 होगा तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल, और sp2 होगा तो इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 तो ये बनाता है, चाहे ये हो sp3d2 और या फिर ये हो d2sp3, इनमें से कोई भी हो जाए, तो ये इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया। अगर ऐसे 5 होगा तो ये बनाता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लिख लिया। या तो ये आपका यस सर। वार्नर थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो वार्नर थ्योरी यही हाँ कहता है आपसे कि स्पेस ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको पहला वार्नर थ्योरी का? हाँ, ये लास्ट पॉइंट एक बार लास्ट बता दो। पॉइंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे मैंने एटम। कहा कि वो हाइब्रिडाइजेशन पे जो अभी आपने जो आप वीबीटी में करोगे ना, तो वीबीटी में क्या होता है, हाँ हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं हम लोग, जैसे वो ऑर्बिटल बना के। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, तो इसका मतलब उसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल का। मतलब देखो m ये हो गया, एक l, 4 लिगेंड्स होंगे ना इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 लिगेंड्स अटैच होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 हो गए। ठीक है, तो 4 का कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो ठीक गया dsp2, तो इसको कैसे दिखा देंगे, स्क्वायर प्लेनर्स, यानी एक l, दूसरा l, तीसरा l, चौथा l। ठीक है,
तो ये हो गया, तो ये हो गया DsP2। तो DsP2 या sp3, तो sp3 का मतलब ये, DsP2 का मतलब ये, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसको और इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हाँ। ठीक। तो ये इसके बेस पे डिसाइड होता है, किसके, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, कि कौन टेट्राहेड्रल होना चाहिए और कौन सा स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब हुआ कि 4 लाइगेंड्स इससे अटैच होंगे। देखो इसमें 4 लाइगेंड्स है, 1 2 3 एंड 4 लाइगेंड्स है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये अभी डिटेल किस में आएगा, वीबीटी में। कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, तो उसको हम देखेंगे कैसे लिगेंड्स उसमें अटैच है। और ऐसे ही देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, यानी 6 लिगेंड्स उससे अटैच है, तो 6 के लिए क्या होगा, मेटल में 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो अगर वो कहता है 6 लिगेंड्स इसके अराउंड में है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी इस तरीके से अरेंज होंगे। ये ऐसे क्यों होते हैं अरेंज, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि मिनिमम रिपल्सन हो, इसको इतनी दूर रखना है कि रिपल्सन कम हो, क्योंकि ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसीलिए वो देखते हैं कि जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है वो है ऑक्टाहेड्रल का, जहाँ पे सबसे कम रिपल्सन होगा। तो इसीलिए वो उसको प्रिफर करते हैं कि यही होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया वार्नर थ्योरी का। अब इसमें आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम इसमें। अब जो अभी आप कह रहे थे वो टर्मिनोलॉजी अब आती है, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला आता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम किसे बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो इसको अलग अलग चीज से डिफाइन किया हुआ है, लैंग्वेज इसमें कई बार चेंज हो जाती है। इसमें एक चीज क्या होती है, पहला वो कहता है कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेटल एटम होता है ये आयन होता है which accept the lone pair of electron, accept the lone pair of electron, किससे, फ्रॉम नेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। क्योंकि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइगेंड्स हो गए, तो जो लाइगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, वो हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। तभी तो जो डी ब्लॉक होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के थ्रू से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसीलिए ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं जो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो कहाँ रखेगा, डी ऑर्बिटल में रखेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल आयन होते हैं वो अटैच होते हैं किससे, डायरेक्टली अटैच होते हैं, जिससे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं। द मेटल एटम और आयन टू विच द number of ions और neutral molecule directly attached, जिससे डायरेक्टली अटैच करेंगे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, जिससे कि नंबर ऑफ आयंस या जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली अटैच होंगे, या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो सेंट्रल मेटल एटम है। और ये कौन से होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इन जनरल में।
यस सर, लिख लिया ये? मैं नोट करता हूँ। रिटर्न सर ये लास्ट लाइन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच्ड। डायरेक्टली अटैच है, जिससे वो डायरेक्टली अटैच होंगे। द मेटल एटम डैश आयन टू विच To द which the number of ions or neutral molecule directly attached. लिख लिया सर। लेकिन अब ये बताओ, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा या बेस की तरह? बेस की। देखो, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो क्या करेगा? एक्सेप्ट करता है, उसे कहते हैं लेविस एसिड। और लेविस बेस किसे कहते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसे कहते हैं लेविस बेस। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, तो लेविस एसिड या हाँ, बेस? ये एसिड की तरह। एसिड ना, हाँ, तो इसलिए एक्ट एज अ लेविस एसिड। लाइगेंड्स लेविस बेस की तरह करें। हाँ, लिगेंड्स बेस की तरह करेंगे और ये एसिड की तरह करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, यस सर। अब लिगेंड्स क्या हो गए? देखो, व्हाट इज लिगेंड्स? ठीक है, तो लिगेंड्स क्या होते हैं? आयन या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अटैच्ड होता है उससे सेंट्रल मेटल एटम से। मॉलिक्यूल्स which can donate, which can donate the, क्या डोनेट करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। टू द सेंट्रल मेटल और आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट ये करेगा और मेटल एक्सेप्ट करेगा। तो मेटल वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड्स क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, टू सेंट्रल मेटल आयन, तो उसे कहेंगे लिगेंड्स। या जो मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे? सेंट्रल मेटल एटम से, उसे भी कह सकते हैं हम लिगेंड्स का। ठीक है,
ये सर लिख लिया। लिख लिया ये। और ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक्ट एज अ लुईस बेस। हाँ, एक्ट एज अ लुईस बेस। ठीक है, एक्ट एज अ लुईस बेस, इसको आगे ये लिख देना, एक्ट एज अ लुईस बेस। तो जो बेस की तरह काम करेंगे वो लिगेंड्स हो गए, जो एसिड की तरह काम करेंगे वो सेंट्रल मेटल एटम होगा। अब इसमें एक वर्ड आता है डेंटिसिटी। इसमें एक चीज आती है डेंटिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, इसी में, इसी के अंदर आ जाता है, लेकिन वो होता है टाइप ऑफ लिगेंड्स में। डेंटिसिटी से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, डेंटिसिटी से। डेंटिसिटी होती क्या है? डेंटिसिटी होती है कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होते हैं या डोनर एटम होते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, कितने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या एक होता है इसमें डोनर एटम भी कह सकते हैं, लाइगेटिंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लाइगेटिंग ग्रुप कह लो या कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कह लो, या जितने डोनर एटम होते हैं, क्या होते हैं? डोनर एटम। ठीक है, जितने डोनर एटम होते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, लाइगेटिंग ग्रुप या डोनर एटम। ठीक है, कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन द लिगेंड्स। जितने लिगेंड्स के पास होते हैं वो उसकी डेंटिसिटी हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इन द लिगेंड्स। जो लिगेंड्स होता है उसमें कितने डोनर एटम होते हैं, कितने हैं जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कह लो, इसकी डिफाइन क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, और लाइगेटिंग, LIGETING, लाइगेटिंग ग्रुप हो सकता है, या फिर डोनर एटम, कितने डोनेट कर रहे हैं एटम को। ठीक है, किसमें? हाँ। लाइगेंड्स में। वो कहेंगे उसकी डेंटिसिटी, उसको कहेंगे उसकी डेंटिसिटी। ठीक है, तो इसकी डिफाइन लिख लो, डेंटिसिटी। लिख दिया सर। लिख ली। अब डेंटिस, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। लाइगेंड के टाइप्स, तो डेंटिसिटी से रिलेटेड होता है टाइप ऑफ लाइगेंड्स। टाइप ऑफ लाइगेंड में जैसे आता है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट। ठीक है, तो जो डेंटिसिटी या डेंटेट वर्ड बना था वो किससे बना हुआ? देखो, डेंटेट वर्ड जो बना है इसमें है डेंट, इसका मतलब होता है टूथ, यानी दांत कितने हैं। डेंटिस्ट, तो डेंटिसिटी, डेंटिस्ट यानी टूथ। तो यूनि का मतलब होता है वन, यानी जिसमें एक दांत हो, यानी जिसमें वन डोनर एटम, जो एक डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो द लाइगेंड्स विच हैव वन डोनर एटम, विच हैव वन डोनर एटम, जिसमें एक डोनर एटम होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या वन डोनर साइट। ठीक है, वन डोनर एटम या वन डोनर साइट होती है तो उसे कहेंगे यूनिडेंटेट। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे NH3 हो गया, CN हो गया, H2 हो गया। अब दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये एक ही डोनेट करेगा, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। ठीक है, एक ही वाले। NO2 हो गया, NO2 माइनस, NO3 माइनस, हजारों हैं इसके, सबसे ज्यादा यही है। तो जिसके पास एक डोनर एटम होता है एटलीस्ट, उसे कहेंगे यूनिडेंटेट। यूनि का मतलब वन, डेंटेट मींस लाइक वो टूथ, डेंट का मतलब टूथ, यानी जिसमें एक डोनर एटम होगा तो उसे कहते हैं यूनिडेंटेट। ठीक है, द लिगेंड्स व्हिच हैव वन डोनर एटम इज कॉल्ड यूनिडेंटेट। सर लिख लिया। लिख ली। अब ऐसी डाई या बाइडेंटेट क्या होगा? डाइडेंटेट या बाइडेंटेट क्या होगा? डाई डेंटेट, या कई बार बाई भी कह देते हैं, बाइडेंटेट। इनके पास दो डॉलर या तीन डॉलर। हाँ, दो। डाई का मतलब दो। तो अगर जिसमें क्या होगा? द लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर एटम, इसमें दो डोनर एटम होंगे उसे डाई, अगर तीन होंगे तो ट्राई, फोर होंगे तो टेट्रा। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल मेन है, तो पहले इसकी डिफाइन लिख लो कि द लिगेंड व्हिच हैव टू डोनर एटम।
एग्जाम्पल है इसमें, देखो ये आता है इथाइलिन, इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन। ठीक है, इसका हो जाएगा CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, या फिर ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट होता है COO माइनस COO माइनस। तो दो साइट है देखो जहां से डोनेट कर सकता है। ठीक है, एक साइट ये वाली है और एक साइट ये वाली है। देखो तो दो डोनर एटम, जिसके पास दो लोन पेयर होंगे वही तो डोनेट करेगा, जिसके पास कुछ है नहीं वो कहां से डोनेट करेगा। तो जिसके पास दो डोनर एटम होगा वो डाइडेंटेट। इसको शॉर्ट में कहते हैं EN, ध्यान रखना शॉर्ट में इसको EN कहते हैं, तो EN से ज्यादा फेमस है ये। इथाइलिन डाईएमाइन, या अगर IUPAC नेम देखेंगे तो होता है इसका इथेन 1,2 डाईएमाइन, इथेन 1,2 डाईएमाइन। ठीक है, इथेन 1,2 डाईएमाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने इसको, ये दो काफी बार आते हैं। ये दूसरा वाला क्या है? ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट आयन, स्पेलिंग क्या है? OXALATE, हाँ ऑक्सिलेट। ये दोनों बाइडेंटेड। हाँ ये दोनों बाई हैं। लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद आता है ट्राई, हाँ। इसके बाद ट्राइडेंटेड। ट्राई में क्या हो जाएगा? इसमें 3 डोनर आ जाएंगे। हाँ, जिसमें 3 डोनर एटम होंगे। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल को आगे लिखा देंगे, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता इसमें। ऐसे टेट्राडेंटेट, चार हाँ 4 हो जिसमें जाएंगे या 4 उससे ज्यादा। डोनर। ऐसे हेक्साडेंटेट, 6। हाँ 6। अब इसका ये पूछा जाता है आपको, इसमें एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है EDTA 6 का, EDTA। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे? देखो C जो हमने लिखा था वही लिखना है, ये वाला CNH2 NH2। ठीक है, बस आपको यहाँ चेंज कर देना है, यहाँ पे एसिटेट ग्रुप लगा देना है, एसिटेट CH3COO माइनस, ऐसे यहाँ पे CH3COO माइनस। इसमें भी 2 होंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। ये एसिटेट ग्रुप है, 4 लगा दो इसमें। इसे कहते हैं शॉर्ट में EDTA। इसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाईएमाइन, क्योंकि ये उसी से बना हुआ है, इथाइलिन डाईएमाइन से। ठीक है, और टेट्रा एसिटेट, क्योंकि 4 एसिटेट ग्रुप हैं इसमें लगे हुए। ठीक है, देखो 4 एसिटेट है, 1 2 और 3 4, 1 2 3 4। तो 4 एसिटेट हैं, तो इसे कहते हैं टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेट। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो EDTA ये भी पूछ लेता है आपसे 4 वाले में। सर लिख लिया। लिख लिया। तो ये यस आपका सर। हो गया। अब इसमें देखो एक आता है पॉलीडेंटेट, तो पॉली का मतलब क्या हो जाएगा? कितने डोनर एटम होने चाहिए? मोर देन। पॉलीडेंटेट में मोर देन 2 डोनर एटम, मोर देन 2 डोनर एटम। मोर देन 6। नहीं नहीं, 2। अच्छा। ठीक है, मोर देन 2 डोनर एटम। और एक आता है इसमें एम्बीडेंटेट, ये इंपॉर्टेंट होता है, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट किसे कहते हैं? तो एम्बीडेंटेट कहते हैं द यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, होता ये यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, ligands which have 2 donor site, which have 2 donor site, जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं।
लेकिन एक बार में वो एक से ही डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिडेंटेट। ठीक है, एक से ही कर सकते हैं हम। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कहा NO2, NO2 में देखो या तो N से करेगा डोनेशन, तो N से करेगा तो इसे कहते हैं नाइट्रो N, नाइट्रो N। और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ऑक्सीजन से करेगा, ऑक्सीजन से देखो, या तो ये ऑक्सीजन से करेगा तो इसे कहते हैं नाइट्रो O, ऐसे O। तो इसे कहेंगे एम्बीडेंटेट है, तो ये यूनिडेंटेट यानी एक बार में एक ही डोनेट करेगा। अगर N से करेगा तो उसे कहेंगे नाइट्रो N, अगर O से करेगा तो उसे कहेंगे नाइट्रो O। तो NO2 क्या है आपका एम्बीडेंटेट लाइगेंड है, इसे लिख लो पहले। सर लिख लिया। लिख लिया। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है साइनाइड का, CN। CN में क्या होगा, देखो या तो C के थ्रू होगा, इसको कहते हैं साइनेटो C, यानी C से दे रहा है, या फिर ये N से देता है तो इसे कहेंगे साइनेटो N, या फिर इसको एक दूसरा वर्ड कह सकते हैं आइसोसाइनेटो। ठीक है, आइसो वर्ड आ गया तब N और वो लगाने की जरूरत नहीं है, तब हम समझ जाएंगे आइसो का मतलब वो N से डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो साइनेटो N या C, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया इसका। एक यस बार सर। में एक ही देगा, ऐसी थर्ड एग्जांपल है इसमें SCN। इसके भी दो टाइप है, या तो ये S से डोनेट करेगा तो इसे कहते हैं थायो, थायो THIO, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S, यानी S से डोनेट कर रहा है। या फिर SCN, इसका मतलब थायोसाइनेटो, साइनेटो N। तो अगर N से डोनेट करेगा तो यहाँ पे N आ जाएगा, S से करेगा तो यहाँ S आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये S से डोनेट कर रहा है या N से डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एम्बिडेंटेट लाइगेंड से नोमेनक्लेचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इसका। सर लिख लिया। लिख लिया। तो ये हो गया आपका एम्बिडेंटेट का, है ना। अब नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हमने कहा था ना, जितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच कर रहे हैं किसको, विच इज डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइगेंड्स, नंबर ऑफ लाइगेंड्स विच इज डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, विच इज डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को जो डायरेक्टली अटैच करेंगे उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी सपोज करो एग्जांपल ले लिया मैंने Ni और लिख दिया यहाँ पे Cl4। ठीक है, 2-, तो इसमें कितने डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं, 4, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। तो ये यूनिडेंटेट का है। ठीक है, अगर मैंने यूनिडेंटेट की जगह पे बाइडेंटेट ले लिया, जैसे मैंने लिखा En, इसका लिख दिया होल, थ्राइस लिख दिया। ठीक है, ऊपर लिख दिया यहाँ पे +2 चार्ज। तो ये देखो Ni में कितने लाइगेंड्स है, 3, लेकिन ये कैसा है, बाइडेंटेट, यानी इस एक में 2 डोनर एटम है, तो टोटल कितने डोनर एटम हो जाएंगे, 6, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर मैंने हेक्सा डोनेशन कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया EDTA, तो आपको पता ये क्या होता है, हेक्साडेंटेट, यानी एक आदमी है जो, उसकी भी 6 ऐसे साइट हैं जो डोनेट कर रहे हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 1 × 6 यानी 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितने उस पे अटैच कर रहे हैं, तो ये यूनिडेंटेट है इसलिए 4 × 1 कर दिया, ये है डाइडेंटेट इसलिए 2 कर दिया, ये हेक्साडेंटेट है इसलिए 6 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स इसको क्या है अटैच कर रहे हैं, वो उसका क्या हो जाएगा
कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, यस सर। हाँ तो इसे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर से बहुत सारी चीजें अभी पता चलेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो आपके पास, ये इस तरीके से आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कैसे करेंगे? अगर यूनिडेंटेट है तो मल्टीप्लाई बाय 1, बाई है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और हेक्सा है तो मल्टीप्लाई बाय 6, यानी जितना डेंटेट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। और ज्यादातर आपके पास है यूनिडेंटेट वाले। ये लिख लिया? यस सर। अब एक और मैं पूछता हूं आपसे, जैसे मैंने कहा FeH2O6 और यहाँ पे लिख दिया Cl3, इसमें बताओ कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? जो H2 होगा उसका तो 1 नहीं होगा। हाँ 1 into 6 6 होगा। हाँ, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर मत देखना, ये बाहर नहीं देखते, ये आयनिक है, ये आयन से जुड़ा हुआ है, जो आयनाइजेबल था, तो इसलिए इसको नहीं देखा जाता। ठीक है, जो इस ब्रैकेट के अंदर है बस उसी को देखेंगे, तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इसमें। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर? यस सर, आ गया। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें क्या होता है कि इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू लिगेंड्स, ये आयंस और मॉलिक्यूल्स। अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देते हैं। जैसे ये Ni और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cn4, तो ये आपका क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन जनरल वे में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है जो डायरेक्टली अटैच होगा मेटल से। तो इसके पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एक उससे अटैच होगा लिगेंड से। हाँ, लिगेंड से डायरेक्टली अटैच होगा, तो इस पूरे उसको कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और अगर बाहर कोई हुआ जैसे Cl3 था पिछले वाले में ना, तो उसको नहीं करते काउंट, वो नहीं होता, उसे नहीं मानेंगे। केवल सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है लिगेंड के साथ बस। वो आयन के साथ है तो उसको नहीं करेंगे हम काउंट। जैसे यहाँ पे Cl2 है तो इसको काउंट नहीं करना है, या यहाँ पे K2 है इसको काउंट सिर्फ नहीं, Cl2 को काउंट नहीं करना है, पूरे को काउंट नहीं करना। पूरे को। ये केवल जो ये इससे डायरेक्ट अटैच है उसके अलावा और किसी को काउंट नहीं करना। हाँ मतलब जैसे NiCN Cl2 हो तो उस पूरे को हटा देंगे ना। हाँ, पहले ये लिख रहा, आपने डिफाइन लिख ली। लिख दिया। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, एक और वर्ड आएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो एक और वर्ड आता है इसमें, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कई बार इन दोनों को बुक में सेम लिख देते हैं, कई बार इसे थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसमें होता है कि इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ligands and enclosed in स्क्वायर ब्रैकेट। उसको हम किस में रख दें? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जैसे ये है आपके पास ब्रैकेट के अंदर, अब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे Cn का 6 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया K4, तो ये K4 वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको नहीं मानेंगे, केवल ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। और इसको अगर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, या दूसरा हमने लिखा है यहाँ पे FeH2O का 6 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया Cl3, तो जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पोर्शन, इसी को कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
और इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें ये नहीं माना जाता, केवल यही वाला पोर्शन होता है बस, ये जो ब्रैकेट के अंदर होगा वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। स्फीयर में हम स्क्वायर ब्रैकेट को काउंट कर देते हैं बस, एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस सर। ठीक है, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसमें एक आता है काउंटर आयन, काउंटर आयन, काउंटर आयन। काउंटर आयन किसे बोलेंगे हम? काउंटर आयन क्या होता है कि जो आयन प्रेजेंट होता है आउटसाइड द आयन प्रेजेंट आउटसाइड द इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है जो, तो इसके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया उन्होंने, क्या? काउंटर आयन। जैसे मैंने अभी दिखाया ब्रैकेट ही है, तो ये ब्रैकेट के जो भी अंदर होगा, ठीक है, वो तो क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। ठीक, इसके बाहर अगर मैंने लिखा K4 तो इसे क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? काउंटर आयन। या यहाँ पे मैंने लिखा FeNH3 का 6 और इसके बाहर लिख दिया मैंने Cl3, तो जो ये Cl3 है ये क्या है आपका? ये आपका काउंटर आयन। ठीक है, ये आपका क्या है? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होगा? जो इस ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयंस होंगे वो काउंटर आयन। समझ में आया? इसके लिए अलग नाम दे दिया उन्होंने, काउंटर आयन। जो ये है अंदर इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके जो बाहर होगा इसे कहेंगे काउंटर आयन। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उसको एक वर्ड आता है स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स इन स्पेस, तो उसके लिए एक वर्ड आता है स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लाइगेंड्स, जो लाइगेंड्स होते हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है। और वो कौन से लाइगेंड्स होते हैं? which are directly attached to the central metal atom, which are directly attached to the central metal atom। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयंस के थ्रू क्या होता है? डायरेक्टली अटैच होते हैं। उसका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ठीक है, उसका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है तो उसे कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड इन स्पेस। तो उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज किया उन्होंने, स्पेशियल अरेंजमेंट।
लिख लिया? यस सर। अब इसके आगे देखो, इसके आगे है कैसे, देखो अरेंजमेंट में कैसे होगा। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया तो उसके लिए क्या है, एक तो स्पेस में कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। दूसरा अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, स्क्वायर वाला। देखो 4 ही लेगेंड्स है, लेकिन दोनों के अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट अलग हो गया, तो इसे कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद अगर 5 की बात करते हैं तो 5 में हमारे पास क्या होंगे, ये 5 में एक होता है आपका ट्राइगोनल, और ऊपर और नीचे करेंगे तो बाई पिरामिडल। तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और एक इसी में आता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बनाना हमने यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर बन गया, पिरामिडल का मतलब ऊपर, तो हो गया आपके पास स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और एक लास्ट इसमें आता है ऑक्टाहेड्रल, जो अभी हमने डिस्कस किया था, बस वही है, सेम पॉइंट, ठीक। ऑक्टाहेड्रल में ये 6 आ जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल ये नाम आ गया। तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, और ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, और ये स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है, और पिरामिडल का मतलब ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका साइन हो जाएगा। सर लिख लिया। लिख लिया? तो ये आपका पॉलीहेड्रन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग यस लिखो सर। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो बेसिक पॉइंट में हम आए थे ना, वही है बस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये होता है सेंट्रल मेटल एटम में, तो इसे कहेंगे द चार्ज अपीयर्ड, द चार्ज अपीयर्ड व्हेन all the ions are removed, all the ions are removed। अगर हम सारे आयंस को रिमूव कर दे, कहां से, रिमूव्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सारे के सारे आयंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो जितना चार्ज अपीयर्ड होगा किसमें, ऑन सेंट्रल मेटल एटम में, जितना चार्ज उसमें अपीयर होगा सेंट्रल मेटल एटम में, वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर हमने सारे आयंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव्ड। इसकी डिफाइन लिख लो, द चार्ज अपीयर्ड ऑन सेंट्रल मेटल एटम व्हेन ऑल द आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसे कहेंगे उसका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ये सर लिख लिया। लिख लिया? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, देखो आपको कैसे निकालेंगे। अब इसमें लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। पहला है FeH2O6, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl2। अब देखो आपको इसको निकालना है, ठीक है। आपको पता है H2O न्यूट्रल होता है, तो कोई चार्ज नहीं है, Cl में -1 चार्ज है, तो इसे कितना आएगा इसका आंसर सॉल्व करके। H2 जीरो होता है और Cl -1 होता है, हाँ तो Cl का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो ही आएगा। हाँ, तो इसमें इसका चार्ज कितना होगा Fe का,
Fe का तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में सिर्फ उसी का काउंट नहीं, करते हैं Fe को जब वो निकालना हट पड़ेगा जाते हैं ना। सारे। नहीं, जब Fe का आप 2 या 3 होगा बस। अच्छा, हाँ, Fe का नहीं, हाँ 2 या 3 होगा, Fe का 2 या 3। नहीं, इससे निकालना पड़ेगा। देखो, जिसको निकालना उसे क्या मानना पड़ेगा आपको, x। ठीक है, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट बी x। अब वाटर का 0 होता है तो 6 इंटू 0, ठीक है। और Cl का कितना होता है, -1, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है। x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। ये सर आ गया समझ में। ठीक है, आया समझ में आपको? हाँ याद आ गया। इससे लिख लो ऐसे आपको, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे उसमें भी था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना यस था सर। आपको, तो ऐसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिख लिया मैंने। लिख लिया ना? अब इसमें देखो, अगर एक और हाँ। क्वेश्चन दे दें आपको, FeCN का 6 और यहाँ पे दे दिया K4। अब देखो, K की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और Cn की होती है -1, तो कैसे निकालोगे आप? सेंट्रल मेटल एटम यानी यहाँ पे ये निकालना। अच्छा, इसे 3 कर दो, 3। फिर ये ON क्या है? कौन? ये CN है ना? हाँ CN। हाँ, Cn है वो, ये तो कुछ नहीं, वो ब्रैकेट है। मुझे ON लगा। हाँ, ये हाँ। ब्रैकेट है। X3 आएगा। हाँ, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला? 3 इंटू 1 प्लस इसको x एज्यूम कर लो, हाँ और ये हो जाएगा 6 इंटू -1 इक्वल -6। टू 0। तो 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो ये -3 ऐसे ऑक्सीडेशन +3। स्टेट निकालना है आपको। ठीक है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई आपकी फिनिश। ऐसे ही आपको हर एक का निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज होता है? तो देखो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन जैसे अभी हमने निकाला था, वो चार्ज ही निकाला था। जैसे मैंने कहा ये है आपके पास कंपाउंड है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Mn। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया Cn का 6, और यहाँ पे लिख दिया मैंने K3 या K4 लिख दिया। अब मैंने बोला कि बताओ इसमें इसका कितना, इस पे कितना चार्ज आएगा। अच्छा, इसको हटा दो। ठीक है, मैंने बोला इसमें कितना चार्ज आएगा, जबकि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और Cn का है -1। तो बताओ कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। ये -4। हाँ, -4। 4। ठीक है, तो -4 सही आंसर। कैसे निकाला देखो, इसको क्या ये किया, Mn का Mn +2 का, और Cn का हाँ, -1 × 6। Mn का +2 प्लस 6 इंटू -1 हो जाएगा +2 एंड -6, तो -4। ठीक है, तो ये आपको किसका निकलेगा, कॉम्प्लेक्स का। तो हमने क्या किया इसमें, देखो ये इसको क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम, है ना? ये क्या है, एल्जेब्रिक सम है। इन सब का हमने सम कर दिया। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड्स। देखो, लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज का हमने क्या कर दिया, एल्जेब्रिक सम करके निकाला। तो जितना आया वही किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम किया हमने सबका। ठीक है,
इसका और इसके चार्ज का हमने सम कर दिया। सम करके जितना आंसर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, वो चार्ज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन के। ठीक है, तो ये क्या, इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। ठीक है, इन दोनों के चार्ज का सम कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज हो जाएगा। सर लिख लिया। लिख लिया? तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी आपका फिनिश हो गया। अच्छा, एक और है इसमें, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, बस एक पॉइंट है। बोर तो नहीं हो गए आप ज्यादा? ना बस अभी 6 बजे मेरी क्लास है वैसे physics की। परेशान हो गए होंगे ना, ऐसे ही होता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है ना कई बार। और इसमें क्या थ्योरेटिकल पोर्शन होता मैथ्स के सर भी मुझे, है? हाँ मैथ्स के सर भी 3 बजे बुला रहे थे मुझे, मैं हाँ, गया नहीं 3:30 बजे। अच्छा वो टाइम ही नहीं होता, 3:30 बजे का बैठता ही नहीं। फिर मैंने उन्हें कह दिया कि कल टाइम चेंज कर देना, मैं कल से ही आऊंगा। अच्छा 9 बजे तो ऑनलाइन होती है क्लास। वो एक टॉपिक क्लियर नहीं था ना मुझे, तो मैंने कहा कि बता दो, चले आ अच्छा जाओ। अच्छा। तो देखो इसमें एक वर्ड आता है होमोलेप्टिक, एक होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक में क्या है? होमो का मतलब क्या होता है? जो सेम, आपस में होता है। सेम। होमो मतलब सेम, यानी एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे तो होमो। और अगर अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हो गए, जैसे CN भी हो गया और आपका NO2 भी हो गया, कुछ और भी हो गया, तो अलग अलग डिफरेंट हो गए तो उसके लिए हेटेरोलेप्टिक। और अगर सब हाँ सेम हो गए जैसे तो मुझे होमोलेप्टिक, यानी द कॉम्प्लेक्स इन विच सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट तो उसे कहेंगे होमोलेप्टिक। और इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट तो उसे कहेंगे हेटेरोलेप्टिक। इसे लिख लो बस आज के लिए। फिर हमने क्या करना है, एक तो डबल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक हो गया, दूसरा हो गया नोमेनक्लेचर 2, तीसरा हो गया बॉन्डिंग का 3। बॉन्डिंग में VBT CFT, बस इतना ही है इसमें मेन। कलर और मैग्नेटिक है, लेकिन वो वैसी है जैसे डी ब्लॉक में आपको बताया था, सेम पैटर्न है कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो हाँ इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है अब कौन सा, एक तो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर, दूसरा है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन 2, तीसरा है बॉन्डिंग में VBT एंड CFT। हाँ। ठीक, वो जो क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल वाले, वो भी होंगे शायद इसमें। हाँ न्यूमेरिकल में वही आता है, मैग्नेटिक वाला आता है बस, मैग्नेटिक का। और हाँ, और एक VBT से आता है, VBT से वो बताता है ऑक्टाहेड्रल कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये VBT और हाँ CFT में आ जाता है सब। तो होमोलेप्टिक लिखा आपने, होमोलेप्टिक मींस द कॉम्प्लेक्स इन विच सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। होमो मींस सेम, यानी द कॉम्प्लेक्स इन विच सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट तो उसे कहेंगे होमोलेप्टिक। द कॉम्प्लेक्स इन विच सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। और हेटेरोलेप्टिक में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, दोनों सेम एंड डिफरेंट। सब लिख लिया। लिख लिया? हाँ, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं ना, इतना कर लेना, हाँ जी। इसको याद कर लेना पहले, ये बेसिक है पूरा। अब इसके बाद फिर हाँ थोड़ा ये आगे की चीज, हाँ फिर आगे नोमेनक्लेचर है, इससे आगे का ही है VBT और CFT, इसके आगे का ही है। चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है फिर, है ना? हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।